नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेडियो जाल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विजन आईएएस, जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। उसकी कुछ टेस्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि 10 अक्टूबर को आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम है, तो हार्डली 20 to 24 डेज आपके लिए यहाँ पे बच रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं कि हर एक दिन डेली टू डेली एक टेस्ट आपका यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा यूपीएससी के लिए, और लगभग 25 क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। आपके एक क्वेश्चन में इसका हम क्या करेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो एक क्वेश्चन से आपके लगभग 4 फैक्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, 4 डायमेंशन में आपके कवर होंगे। ठीक है वो, और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, जब आप किसी भी टेस्ट को कंप्लीट करोगे तो एक टेस्ट से आपके 400 फैक्ट क्लियर होंगे, और जब 25 टेस्ट हम कंप्लीट कर चुके होंगे, आपके 10,000 फैक्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको इन टेस्ट का बेनिफिट ये मिलेगा कि किस किस टॉपिक्स को आपने लेफ्ट किया। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक आपके छूट रहे हैं, किन पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, तो वो टॉपिक्स आप यहाँ पे क्या इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे, जिससे कि आपकी तैयारी क्या हो जाएगी, और ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इस टेस्ट सीरीज को, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको कोई बेनिफिट इसमें मिल पाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। राज्य मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान राज्य मंत्रिपरिषद के आकार और मंत्रियों के पद को निर्दिष्ट करता है। मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है केवल 2, क्योंकि संविधान द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार और मंत्रियों के पद को निर्दिष्ट करना ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, यह मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। लेकिन मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती, ये राइट आंसर है। तो यहाँ पे जो पहले का राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी। लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह समिति 1919 के प्रावधान के तहत इसकी स्थापना करी गई थी, और लोकसभा अध्यक्ष समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। ये कथन गलत है, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष अपने सदस्यों में से ही किसी को अध्यक्ष पद के लिए नामित करता है, और कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे क्या बताना है कि सही नहीं है, तो केवल बी अर्थात केवल 2 यहाँ पे क्या है, हमारा गलत कथन है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी पूर्व संवैधानिक संधि से उत्पन्न किसी भी विवाद पर उच्चतम न्यायालय की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, और राष्ट्रपति यदि व्यापक महत्व की विधि या तथ्य से संबंधित प्रश्न न्यायालय को संदर्भित करता है तो न्यायालय को अपनी राय देना अनिवार्य नहीं है। यहाँ पे देखिए अनिवार्य होता है ये लिखा हुआ है, और बल्कि संविधान में क्या वर्णित किया गया है कि वह राय दे भी सकता है और नहीं दे सकता, इसके लिए न्यायालय पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो यहाँ पे कथन 2 क्या है हमारा गलत हो जाएगा। तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली ए, केवल 1 यहाँ पे क्या है, सही है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। केंद्रीय मंत्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना मंत्री नहीं बन सकता, और संविधान में मंत्रियों के वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी व्यक्ति है वो संसद का सदस्य बने बिना मंत्री पद प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर किसी भी संसद के किसी भी सदस्य की क्या करनी होगी, किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। और संविधान में मंत्रियों के वेतन और भत्तों का जो उल्लेख है, ठीक है, ये संसद के द्वारा निर्धारित इसको किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा क्या, डी। ना तो 1 सही है ना तो 2। उसके बाद देखते हैं राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राज्यसभा से संबंधित सभी मामलों के लिए संविधान और प्रक्रिया के नियमों के निर्वाचन हेतु अंतिम प्राधिकारी है। उनके विनिर्णय पूर्वोदाहरण बन जाते हैं जो बाध्यकारी प्रवृत्ति के होते हैं। वह दल बदल के आधार पर राज्यसभा के किसी सदस्य के बारे में यह निर्णय करता है कि वह योग्य है या नहीं। तो 5वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1, 2 और 3, क्योंकि ये तीनों कथन यहाँ पे सही है। उसके बाद देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों और कर्तव्यों का स्रोत क्या है। तो भारत का संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमन, और संसदीय परंपराएं, ये तीनों ऑप्शन हमारे क्या हैं, सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, डी, 1, 2 और 3। ठीक है, आगे देखते हैं भारत में कीटनाशकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
भारत में कीटनाशकों का विनियमन कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत किया जाता है। तो यहाँ और रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा कीटनाशकों के उपयोग पर प्रतिबंध आरोपित है। भारत में कीटनाशकों का विज्ञापन और प्रचार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे देखिए, जो कीटनाशक अधिनियम है 1968 इसे 1971 में पारित किया गया था। तो ये हमारा क्या है, राइट है। और उसके बाद रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा 18 कीटनाशकों पर प्रतिबंध किया गया है, ना कि सारे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, रॉन्ग। और भारत में कीटनाशकों का विज्ञापन और प्रचार प्रतिबंधित नहीं है। तो इसमें जो सही कथन हमें बताना है, तो सातवें के आंसर क्या हो जाएगा, ए, अर्थात केवल एक। उसके बाद देखते हैं, समेकित ऋण शोधन निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आरबीआई के साथ राज्यों द्वारा अपनी देनदारियों के पुनर्भुगतान के लिए एक बफर के रूप में बनाई गई आरक्षित निधि है। यह निधि लोक लेखे में अनुरक्षित की जाती है और इसका उपयोग ऋण के मोचन के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है। क्योंकि समेकित ऋण शोधन निधि 1999 से 2000 के आसपास आरबीआई के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। तो ये हमारे कथन 1 कथन 2 दोनों सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, अर्थात सी। प्रत्यायनुदान वोट ऑफ क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। यह भारत के संसाधनों पर भारित किसी आकस्मिक मांग को पूरा करने के लिए दिया जाता है। यह एक असाधारण अनुदान है और मांग का विवरण साधारण बजट में नहीं किया जाता। तो 9th का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो 1 और 2 दोनों, क्योंकि हम यहाँ पे पहला कथन और दूसरा कथन दोनों यहाँ पे सही हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सेवा मतदाता है जो डाक मत पत्र के माध्यम से या परोक्ष अर्थात प्रॉक्सी मतदान के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए पात्र होता है। तो आपको बताना है सही उत्तर। तो अनिवासी भारतीय, सशस्त्र बलों के सदस्य और विदेश में नियोजित भारतीय राजनयिक। तो यहाँ पे देखिए, अभी तक अनिवासी भारतीयों को प्रॉक्सी मतदान अर्थात परोक्ष मतदान के माध्यम से वोट डालने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है क्या, 10 का बी, 2 और 3। यहाँ पे इन दोनों को बल्कि प्रदान है। उसके बाद देखते हैं, लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है। इसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। लोक अदालत का अधिनिर्णय आबद्धिकार नहीं होता तथा यह अपील करने योग्य होता है। लोक अदालत द्वारा मामलों का संज्ञान लेते समय सिविल प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम जैसी पद्धति मूलक विधियों का सख्त अनुप्रयोग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे देखिए, इसके जो निर्णय है ये दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होते हैं। तो कथन 2 जो है ये क्या हो जाएगा, गलत। उसके बाद क्या बोलता है, प्रतिमूलक विधियों को सख्त अनुप्रयोग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे देखिए, इसका उपयोग लोक अदालत के द्वारा यहाँ पे किया जा सकता है। अब आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 11, लोक अदालत को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है और लोक अदालत द्वारा मामलों का संज्ञान लेते समय सिविल प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम जैसी पद्धति मूलक विधियों का सख्त अनुप्रयोग, सख्त यहाँ पे देखिए अनुप्रयोग किया जा सकता है लेकिन सख्त अनुप्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, कथन 1 और कथन 2 दोनों। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1 और 3 दोनों, बल्कि 2 यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि अपील करने योग्य होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, बल्कि अपील करने योग्य भी नहीं होता। और आबद्धकारी यहाँ पे लिखना है, बल्कि इसकी जगह क्या होना चाहिए, बाध्यकारी। उसके बाद देखते हैं, राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्यों में उनके सुचारू आगमन को सुगम कर बनाने हेतु डिजाइन किया गया एक केंद्रीय ऑनलाइन कोष है। इसे नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है। इसे कोविड-19 के दौरान संपर्क में आने वाले का पता लगाने और आवागमन की निगरानी हेतु उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसका जो विकास है यह किया गया है किसके द्वारा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा, ठीक है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखिए, कथन 1 और 3 ये दोनों सही हैं, लेकिन 2 क्या है, गलत है। नीति आयोग नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। उसके बाद देखते हैं, लोकसभा में अध्यक्ष के पद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि कार्यवाहक अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है। अध्यक्ष तथा सत्तारूढ़ दल का सदस्य होता है।
तो लोकसभा के विघटित होने के उपरांत अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है या दे देता है। आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है या कौन सा गलत है। तो अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा तय की जाती है। और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, अगर लोकसभा के विघटन के बाद वह अपने पद पर बना होता है, जब तक कि नई लोकसभा का फॉर्मेशन नहीं होता उसके पहले दिन तक वो अध्यक्ष पद तक रहेगा। उसके बाद वह किसी दूसरे व्यक्ति को वह अपने पद का स्थानांतरण करके अपने पद को त्याग सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ना तो एक सही है ना तो दो। न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान करने हेतु संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना अत्यंत कठिन है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को केवल सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। न्यायाधीश के विरुद्ध आरोपों पर प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। अभी तक उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को पद से नहीं हटाया गया। तो आपको बताना है कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 अर्थात यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तीनों कथन सही है यहाँ पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। केंद्र व राज्यों के मध्य कर निर्धारण की शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर कर निर्धारण का अधिकार अनन्य रूप से संसद में निहित है। किसी भी सूची में उल्लिखित विषयों पर करों को अधिरोपित करने का अधिकार राज्य विधानमंडलों में निहित है। आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखिए कथन ना तो एक सही है ना तो कथन दो सही है यहाँ पे, क्योंकि समवर्ती सूची में उल्लेखित जो विषय है इस पे संसद और विधानमंडल दोनों को अधिकार होता है। और किसी भी सूची में उल्लेखित विषयों पर करों को अधिरोपित करने का अधिकार जो होता है वो संबंधित जिससे संबंधित वह विषय हैं उसी के पास वह अधिकार होता है। ठीक है, अगर वह केंद्र सूची से संबंधित है तो केंद्र के पास इसका करों को लागू करने की जो अधिकार होगा वो केंद्र के पास होगा। राज्य सूची के विषयों पर राज्य के पास होगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो सुर्खियों में प्रजाति समूह और उसके साथ यहाँ पे संलग्न देश, तो उइगर, चीन, ओरोमो, इराक, कुर्द, इथियोपिया। आपको इसमें बताना है कि उपरोक्त युग्म में से कौन सा सुमेलित है। तो यहाँ पे केवल एक अर्थात उइगर मुस्लिम का विवाद सबसे ज्यादा यहाँ पे इस समय प्रचलित है जो कि चीन से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 16 का 1। केवल एक यहाँ पे क्या है सही सुमेलित है। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन हेतु परिसीमन आयोग की नियुक्ति का अधिकार प्राप्त है। तो परिसीमन आयोग की नियुक्ति का अधिकार किसे प्राप्त है, राष्ट्रपति को। राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का सी। उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान खुले मतदान द्वारा होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के सिद्धांत के अनुसार होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में नोटा का प्रावधान अनुप्रयोज्य नहीं होता। आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो नोटा राष्ट्रपति निर्वाचन में नहीं होता। ठीक है, नोटा का कोई भी प्रावधान नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें से कौन सा कथन हमारा क्या कह रहा है कि सही है। तो कथन 3 राष्ट्रपति के निर्वाचन में नोटा। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 18 का क्या बी। यहाँ पे कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान खुले मतदान द्वारा होता है। खुले मतदान अनुपातिक मतदाता प्रणाली के द्वारा यहाँ पे एकल संक्रमणी ठीक है मतदाता पद्धति के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो सिर्फ कौन सा कथन 3। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान ने लोकसभा और विधानसभाओं के सदस्यों के निर्वाचन हेतु अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति को अंगीकार नहीं किया है, क्योंकि मतदाताओं के लिए पद्धति की जटिलता को समझना कठिन है। भारत में बहुल राजनीतिक दल सरकार में अस्थिरता उत्पन्न करेंगे। यह दलगत पद्धति के महत्व को कम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वहां पे देखिए अपना जो कथन 1 है और कथन 2 कि मतदाताओं के लिए
पद्धति की जटिलता को समझना कठिन है, क्योंकि भारत की जो साक्षरता दर है वो काफ़ी कम है। तो ऐसे में यह एक जटिल प्रक्रिया हो जाती है जिसे समझना मतदाताओं के लिए क्या हो जाएगा, एक कठिन। और भारत में बहुल राजनीतिक दल बहुत ज़्यादा यहाँ पे कई सारे यहाँ पर राजनीतिक दल हैं। तो इतने सारे राजनीतिक दलों के लिए आप जब एकल संक्रमणी अनुपातिक प्रतिनिधित्व को अगर आप चुनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है केवल 1 और केवल 2। और यहाँ पे यह दलगत पद्धति के महत्व को कम करती है, तो यहाँ पे कम नहीं बल्कि ये बढ़ाती है। ठीक है, तो निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति को परामर्श देने का अधिकार, व्यक्तियों द्वारा जनहित याचिका PIL दायर करने का अधिकार और रिट जारी करने का अधिकार। उपयुक्त में से कौन सा अधिकार उच्चतम न्यायालय में निहित है लेकिन उच्च न्यायालय में निहित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, B, अर्थात केवल 1। राष्ट्रपति को परामर्श देने का अधिकार 143 के तहत सिर्फ उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है, ना कि उच्च न्यायालय को। आगे देखते हैं। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी पारंगत विधिवेत्ता को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। न्यायिक स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने हेतु संविधान द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित किया जाता है। न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के समक्ष शपथ लेता या प्रतिज्ञान करता है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन यहाँ पे क्या है, गलत है। तो 21 में देखिए, कथन 1 की अगर बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे कथन 1 सही हो जाता है, क्योंकि किसी भी पारंगत विधिवेत्ता को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। उसके लिए कुछ अर्हताएं यहाँ पे घोषित की जाती हैं, उन्हें उसे फुलफिल करना आवश्यक होता है। उसके बाद देखते हैं कौन सा, न्यायिक स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए संविधान द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल। तो संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है, बल्कि इसमें प्रावधान ऐसा है कि 62 वर्ष की आयु तक वह पद पर क्या होगा, बना रहेगा। तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर का अपना स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। बल्कि न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के समक्ष शपथ लेता है, ये प्रतिज्ञान करता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही। तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का क्या है, B, 1 और 3। उसके बाद देखते हैं 22। केंद्रीय मंत्रिमंडल समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो उनके द्वारा लिए गए निर्णय मंत्रिमंडल पर बाध्यकारी होते हैं। उनके सदस्यों को केवल कैबिनेट मंत्रियों में से नियुक्त किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल समितियों की बात कर रहे हैं। आपको बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो इसमें देखिए कथन 1, कथन 2 दोनों गलत हैं, क्योंकि तदर्थ समितियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा समय की अनिवार्यता और परिस्थिति की मांग के अनुसार की जाती है और इसमें कैबिनेट मंत्री सदस्यों के रूप में सम्मिलित होते हैं, लेकिन गैर कैबिनेट मंत्रियों की इसकी सदस्य से प्रतिबंधित नहीं होते। ठीक है, तो उन्हें भी आप यहाँ पे चुन सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में निर्वाचन को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाती है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सी विशेषता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता, मतदान प्रक्रिया में VVPAT का उपयोग। तो ये तीनों कथन यहाँ पे हमारे क्या है, सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से तीनों, मतलब 1, 2 और 3। संविधान द्वारा प्रदत्त पंचायतों में सीटों के आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? SC और ST के लिए प्रत्येक पंचायत में पंचायत क्षेत्र की कुल जनसंख्या में उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुरूप स्थान आरक्षित होते हैं। ST SC के लिए आरक्षित सीटों में से कम 1/3 सीटें संबंधित श्रेणियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। किसी राज्य की विधायिका किसी भी पंचायत में पिछड़े वर्गों के पक्ष में सीटों के आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। आपको बताना है कि कौन से कथन इसमें सही है, कौन से कथन यहाँ पे क्या है, हमारे गलत है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, तो इसके क्या है, तीनों कथन यहाँ पे क्या है, सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। केंद्र राज्य संबंधों में निम्न विभिन्न मुद्दों की गहन जांच हेतु एक समिति आयोग का गठन किया गया था। इसकी प्रथम बार संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर राज्य परिषद की स्थापना की सिफारिशें की थी, इसने पहली बार।
आपको बताना है कि उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से कौन सी समिति आयोग को निर्दिष्ट किया गया था। मतलब कौन सी समिति आयोग को ये जो ऊपर कथन दे रखा है किस समिति के परामर्श के लिए यह निर्दिष्ट किया गया था। तो 25, तो इसमें पुच्छी आयोग, खुसरो समिति, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, ये सरकारी आयोग। तो यहाँ पे देखिए जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है 25, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि खुसरो समिति यह कृषि समीक्षा से संबंधित है और पुंछी आयोग का गठन 2007 में किया गया था। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1990 की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या है 25 का सी, अर्थात प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। उसके बाद देखते हैं 26, कोविड-19 महामारी के निवारण हेतु आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपाय किए गए हैं। तो इसमें आपको बताना है रेपो रेट में कमी, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि, ऋण के भुगतान पर अधिस्थगन। तो 26 का हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर सी 1 और 3। यहाँ पे रेपो रेट जिससे कि आरबीआई बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है और आर्थिक मंदी से आर्थिक दबाव को, ठीक है, मौद्रिक दबाव को कम करने के लिए यहाँ पे ऋण के भुगतान पर अधिस्थगन किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो 26 का क्या हो जाएगा 1 और 3 दोनों। इसके बाद देखते हैं भारत में लॉबिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दबाव समूह द्वारा नीति निर्माताओं को अपने पक्ष में निर्णय लेने के लिए सहमत करने हेतु प्रयोग की जाने वाली एक तकनीक है। यह भारत में वैधानिक रूप से मान्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है केवल 1 यहाँ पे सही है, कथन 2 यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि भारत में अभी तक लॉबिंग को वैधानिक या गैर वैधानिक रूप में से मान्यता प्रदान नहीं की गई है। आगे देखते हैं 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संविधान यह प्रावधान करता है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, ठीक है। तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 1, 2 और 3 तीनों कथन ऐसे हैं जो कि सही यहाँ पे नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो होता है, प्रधानमंत्री का देखिए कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है, ठीक है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है और यहाँ पे संविधान पर यह प्रावधान करता है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। तो ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं है। बहुमत दल का नेता होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो लोकसभा को, राज्यसभा का भी व्यक्ति प्रधानमंत्री पद के लिए नामित हो सकता है, ठीक है, यह बन सकता है। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो है क्या डी। 29, वित्तीय अस्थिरताओं का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है विचार करना है। यह बैंकों को एनपीए में बदल चुके ऋण की वसूली हेतु उधारकर्ताओं द्वारा बंधक रखी गई परिसंपत्तियों की सीधी नीलामी करने का अधिकार प्रदान करता है और अधिनियम सहकारी बैंक पर आरोपित नहीं होता। आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो इसमें कथन केवल 1 सही है, कथन 2 यहाँ पे क्या है गलत है। आगे देखते हैं दिनेश गोस्वामी समिति या वोहरा समिति तथा तनखा समिति, ये सभी संबंधित हैं। इनका संबंध किससे है? तो इन सभी का संबंध किससे है? चुनावी सुधार से। आगे देखते हैं 31 का, संघ शासित क्षेत्रों के उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो संविधान के अनुच्छेद 239 AA के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन किया गया और किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय के गठन हेतु संविधान संशोधन की आवश्यकता होती। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन हमारा क्या है सही है। तो देखिए यहाँ पे कथन ना तो 1 और ना तो 2, दोनों में से यहाँ पे कोई सा भी कथन सही नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 239 AA संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के उसकी विधानसभा गठन हेतु उपबंध करता है, ठीक है, ना कि उच्च न्यायालय के लिए। और जो दूसरा कथन है उसमें आर्टिकल 241 संसद विधि द्वारा संघ शासित क्षेत्र के लिए हाई कोर्ट बना सकता है। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए राइट आंसर डी। और आगे देखते हैं 32, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों के कारण मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर,
लोकसभा में सदन द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पारित न होने पर, लोकसभा में धन विधेयक के पारित न होने पर। तो आपको बताना है किन किन परिस्थितियों में लोकसभा को या किसी भी मंत्री परिषद को अपना त्यागपत्र कब कब देना पड़ सकता है। तो यहाँ पे देखिए 1, 3 और 1, 2 और 3 तीनों परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना पड़ सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे देखते हैं, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता आवश्यक है? तो वह पूर्व से ही केंद्र या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए, उसे एक अधिवक्ता के रूप में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, उच्च न्यायालय द्वारा उसकी नियुक्ति हेतु सिफारिश की जानी चाहिए। आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे केवल 1 और 3 ये सही है, क्योंकि यहाँ पे जो 5 वर्ष के अनुभव की बात करी गई है, 5 वर्ष के अनुभव की बात कथन 2 में, तो ये हमारा क्या है यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1 और 3। उसके बाद देखते हैं 2034, ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनकी स्थापना संबंधित राज्य विधानसभाओं की विधियों के माध्यम से की जाती है। इनके पीठासीन अधिकारी न्यायाधिकारी राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त किए जाते हैं। ग्राम न्यायालय फौजदारी और दीवानी दोनों न्यायालयों की शक्ति का उपभोग करते हैं। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? केवल 2 और 3। यहाँ पे कथन 1 क्या है हमारा यहाँ पे गलत है। उसके बाद देखते हैं 35, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में हाल ही में सुर्खियों में रहा अनीता क्या है? यह रेडियो टेलीस्कोप जिसे अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रे न्यूट्रिनो का पता लगाने हेतु उपयोग किया गया है। यह उपग्रह जिसे आर्कटिक में हिम के पिघलने की दर को मापने हेतु लॉन्च किया गया है। एक उपकरण जिसका गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने हेतु उपयोग किया जाता है। यह भारत का प्रथम मानव सदृश ह्यूमनॉइड रोबोट है। तो 35 का जो राइट आंसर है वो है क्या है? ए। इसके बाद देखते हैं, भारत मार्केट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है? विचार करना है। यह समस्त खुदरा व्यापारी हेतु एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स बाजार है। यह लॉजिस्टिक एवं विनिर्माताओं से लेकर अंतिम उपभोक्ताओं तक आपूर्ति श्रृंखला में अधोपांत इन टू इन सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें घरेलू डिलीवरी भी शामिल है। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक पहल है। आपको बताना है कौन से कथन यहाँ पे सही हैं। तो यहाँ पे कथन 1 और कथन 2 ये सही है, बल्कि कथन 3 यहाँ पे क्या है? असत्य है। आगे देखते हैं, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी एंड पीपल रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका प्रकाशन किया जाता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP तथा खाद्य एवं कृषि संगठन अर्थात FAO। इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का ई। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मूल संविधान में मंत्रिपरिषद की संख्या से संबंधित कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई। 97वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा यह बंद किया गया कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य जिसे दल बदल के आधार पर आयोग घोषित किया जाता है उसे मंत्री पद हेतु भी आयोग घोषित किया जाएगा। आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पे केवल एक कथन यहाँ पे सही है। यहाँ पे 97 नहीं बल्कि यहाँ पे 91 संशोधन अधिनियम होना चाहिए, जो कि 2003 में संशोधित किया गया था। ठीक है, और मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या है? ए। केवल एक यहाँ पे सही है, कथन 2 यहाँ पे क्या है? गलत। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय एकता परिषद में निम्नलिखित शामिल है। कौन कौन इसमें शामिल होता है? ठीक है, 39। तो यहाँ पे देखिए, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा राज्यसभा दोनों में विपक्ष के नेता, सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री। आपको बताना है कौन से इसमें शामिल है। तो इसमें सभी शामिल है। राइट आंसर हो जाएगा क्या है? डी। उसके बाद देखते हैं 40, निम्नलिखित में से कौन सा शहरी स्थानीय निकाय राज्य सरकार के एक अधिनियम द्वारा गठित किया जाएगा? छावनी बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी, पोर्ट ट्रस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है केवल 2, टाउन एरिया कमेटी। इसका गठन किसके द्वारा किया गया है? स्थानीय निकाय राज्य सरकार के एक अधिनियम के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? टाउन एरिया कमेटी, अर्थात केवल 2 राइट आंसर। 40 का डी। उसके बाद देखते हैं 41, निम्नलिखित में से किन प्रस्तावों को पारित कर किसी मंत्री की निंदा की जा सकती है? विशेषाधिकार प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारा?
आपको बताना है कि कौन सा कूट का प्रयोग कर सही उत्तर हमको चुनना है। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, विशेषाधिकार प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव। सार्वजनिक मुद्दों की तरफ मंत्रियों का ध्यान आकर्षण करने के लिए ऐसा किया जाता है। आगे देखते हैं, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का जो उपयोग किया जाता है वो सार्वजनिक मुद्दों की तरफ मंत्री का ध्यान आकर्षण करने के लिए, बल्कि विशेषाधिकार और निंदा प्रस्ताव ये हमारे मंत्रियों की निंदा की जाने के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। बात करते हैं 42, राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/6 सदस्य कम से कम 3 वर्षों से स्नातक रहे और राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/3 संबंधित राज्य से लोकसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है और कौन सा गलत। तो इसमें केवल एक 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं, ये कथन हमारा सही है। बाकी दोनों कथन यहाँ पे क्या है? गलत है। आगे देखते हैं 43, निर्वाचन संबंधी विवादों के न्याय निर्णय हेतु अधिकरण गठित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है? तो यहाँ पे संसद, राष्ट्रपति या राज्य विधानमंडल, संसद, राष्ट्रपति या राज्य विधानमंडल। तो यहाँ पे संसद को और राज्य विधानमंडल को, ठीक है, न्याय निर्णय हेतु अधिकरण गठित करने का अधिकार यहाँ पे दिया गया है। संसद और राज्य विधानमंडल को, राष्ट्रपति को यहाँ पे प्राप्त नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा इसका 43 का क्या है? सी। उसके बाद देखते हैं, यदि भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को पास्ट दी पोस्ट प्रणाली से समानुपातिक प्रतिनिधित्व में परिवर्तित कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सबसे अधिक होने की संभावना है? तो राजनीतिक दल मतों के अनुपात में सीटें जीतेंगे और समाज के विभिन्न वर्गों को सरकार में अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा और सरकार के गठन के लिए अधिक संख्या में बहुदलीय गठबंधन हो सकेंगे। आपको बताना है कौन से कथन सही हैं और डी सभी कथन सही हैं। तो 44 का क्या है? यहाँ पे डी राइट आंसर है, क्योंकि ये तीनों कथन यहाँ पे क्या है? सही। अंतरराज्य परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। परिषद का निर्णय सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है। परिषद की वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए। परिषद की स्थायी समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई सा भी कथन यहाँ पे क्या है? सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 45 का कौन सा? डी। उसके बाद देखते हैं 46, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां किसी राजनीतिक दल को भारत में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए पर्याप्त हैं? वह लोकसभा के साधारण निर्वाचन में 4 सीटें प्राप्त करता है और किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों के 6% मत प्राप्त करता है। दूसरा, वह लोकसभा साधारण निर्वाचन में कम से कम 3 राज्यों से 2% सीटों पर विजय प्राप्त करता है और उसे कम से कम 2 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, क्योंकि यहाँ पे कथन 2 यहाँ पे क्या है? गलत है। उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि को निर्धारित किया है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, क्योंकि यहाँ पे 1/3 नहीं बल्कि 2/3 होना चाहिए। आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। 47, तो इसमें संविधान ने 47 का ए, संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि को निर्धारित किया है। तो यहाँ पे ये कथन हमारा क्या हो जाएगा? सही नहीं है। तो केवल 47 का ई राइट आंसर हो जाएगा। और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, ये बिल्कुल सही। तो राइट आंसर केवल 1। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो कृषि, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय की शिक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, विवाह और विवाह विच्छेद। तो इसमें देखिए कि 1, 2, 3, 4 ये सारे विषय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। घड़ियालों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्हें IUCN प्रजातियों की लाल सूची रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और दूसरा कथन है, भारत में अपने प्राकृतिक आवास में घड़ियाल केवल चंबल नदी में पाए जाते हैं।
आपको बताना है कि कौन सा कथन इनमें से सही है। तो केवल एक, उन्हें IUCN प्रजातियों की लाल सूची रेड लिस्ट में वर्गीकृत किया गया है, ये हमारा कथन यहाँ पे क्या है, सही है। उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित विधेयकों में से किस या किन का संसद में पूर्व स्थापना करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है। आपको पता होगा धन विधेयक, ठीक है, धन विधेयक और राज्य की सीमाओं को परिवर्तन, ठीक है, राज्य की सीमाओं का परिवर्तन और धन विधेयक, इसके लिए आपको राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति की या पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या है, सी। उसके बाद देखते हैं 51, ओपन स्काई संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। आपको बताना है केवल नाटो गठबंधन के सदस्य ही इस संधि में सम्मिलित हो सकते हैं या इस संधि के तहत कोई सदस्य देश सहमति के पश्चात मेजबान राष्ट्र के किसी भी भाग पर जासूसी कर सकता है। आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो इसका राइट आंसर है केवल 2, इस संधि के तहत कोई भी सदस्य देश सहमति के पश्चात मेजबान राष्ट्र के किसी भी भाग पर जासूसी कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे केवल नाटो गठबंधन के सदस्य ही इस संधि में सम्मिलित हो सकते हैं, ये कथन अपना गलत है, क्योंकि यहाँ पे नाटो सदस्यों के अलावा पूर्ववर्ती बर्मा पैक्ट के सदस्य देशों के मध्य जो समझौता हुआ था 1992 में, इसमें 35 हस्ताक्षर करता है, जिसमें कि किर्गिस्तान भी शामिल है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे, क्या, केवल 2। आगे देखते हैं 52, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतराल को कम करके स्वदेशी रक्षा उत्पादन को प्रोत्साहित करना। यह योजना केवल रक्षा औद्योगिक गलियारों में DTI को स्थापित करने तक सीमित है। तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है हमारा केवल 1 सही है, और इसमें जो सेकंड है ये हमारा क्या है, यहाँ पे गलत, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि यह योजना केवल रक्षा औद्योगिक गलियारे में DTI को स्थापित करने तक ही सीमित नहीं है, इसकी और भी कई सारी शक्तियां हैं, कार्य हैं। उसके बाद 53, उच्चतम न्यायालय के विशेष अनुमति प्रदान करने के अपीली क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह केवल दीवानी और फौजदारी के मामलों पर लागू होता है। यह उच्चतम न्यायालय की एक विवेकाधीन शक्ति है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें आर्टिकल 136, भारतीय संविधान आर्टिकल 136, यह किसी भी मामले में, चाहे वो संवैधानिक हो, सिविल हो या आपराधिक हो या आयकर या श्रम या राजस्व आदि से संबंधित हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दीवानी और फौजदारी मामलों पर यहाँ पे सीमित करके यहाँ पे बताया गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2। यह उच्चतम न्यायालय की एक विवेकाधीन शक्ति है। उसके बाद देखते हैं 54, भारत में स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थानीय सरकार संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची के तहत एक विषय है। संविधान के भाग 9 के उपबंध संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू नहीं होते। आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो देखिए यहाँ पे समवर्ती सूची में नहीं बल्कि राज्य सूची में इसका वर्णन है स्थानीय सरकार का, और भाग 9 के अनुच्छेद 243L में उपबंधित करता है, ठीक है, ये बात कि संविधान के भाग 9 के उपबंध संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू नहीं होते। तो इसका जो उपबंध किया गया है वो 243L में इसको उपबंधित किया गया है और ये लागू होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ना तो 1 सही है ना तो 2, ठीक है, क्योंकि लागू नहीं बल्कि लागू होते हैं। उसके बाद देखते हैं 55, विनियोग आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। सरकार विनियोग विधेयक के अधिनियमित होने तक भारत की संचित निधि से कोई धन नहीं निकाल सकती। यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। देखिए विनियोग धन का वर्णन आपको मिलता है आर्टिकल 114 में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 55 का वो हो जाएगा 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 56, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त किसी राजनीतिक दल द्वारा निम्नलिखित में से किन लाभों का उपयोग किया जाता है। तो उसी निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली निःशुल्क प्रदान की जाएगी। उस दल के चुनाव चिन्ह का संपूर्ण भारत में किसी अन्य राजनीतिक दल द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता।
उसे अपने दल के कार्यालय की स्थापना हेतु सरकार के द्वारा भूमि प्रदान की जाएगी। तो देखिए ये तीनों यहाँ पे कथन क्या है, सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 अर्थात डी। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत जिला योजना समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार योजना को समेकित करके एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करती है तथा उसे राज्य सरकार को प्रेषित करती है। जिला योजना समिति के 2/3 सदस्यों का निर्वाचन जिला पंचायत और नगर पालिकाओं के निर्वाचन सदस्यों द्वारा अपने बीच से ही किया जाता है। आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है और कौन सा गलत। तो यहाँ पे केवल एक कथन सही है, 2 कथन यहाँ पे क्या है गलत, क्योंकि जिला योजना समिति के 4/5 भाग सदस्य जिला पंचायत और नगर पालिका के निर्वाचन सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुने जाते हैं। तो कथन 1 यहाँ पे राइट है और कथन 2 यहाँ पे रॉन्ग। तो 57 का राइट आंसर ए। उसके बाद देखते हैं 58। पैसा अधिनियम के तहत सीटों के आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण कुल सीटों की संख्या के आधे से कम नहीं हो सकती। पंचायतों के सभी स्तरों पर अध्यक्षों की सभी सीटें अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित की जाती हैं। आपको बताना है कथन 1 सही है, कथन 2, कथन 1, 2 या दोनों में से कोई भी सही नहीं है। 58 तो इसमें 1 और 2 दोनों यहाँ पे क्या है सही है। संसद के दोनों सदनों के सामूहिक विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद को अपनी रिपोर्ट, चर्चाओं और कार्यवाहियों को प्रकाशित करने तथा अन्य लोगों द्वारा उन्हें प्रकाशित करने से प्रतिबंधित करने का अधिकार है। संसद अपने विशेषाधिकार के हनन के लिए किसी भी व्यक्ति को दंडित कर सकती है। संसद को सदन की किसी भी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, दोषित, कारावास या मुक्ति के संदर्भ में तत्काल रूप से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है और कौन सा कथन यहाँ पे हमारा क्या है गलत। तो 59 में 1, 2 और 3 तीनों हमारे कथन हमारे क्या है सही है। उसके बाद देखते हैं भारत का संविधान लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में क्या उपबंध करता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन हेतु उपबंध करता है या अप्रत्यक्ष निर्वाचन हेतु उपबंध करता है या संसद को विधि बनाने हेतु अधिकृत करता है या अध्यक्ष द्वारा नामित करने के लिए उपबंध करता है। तो इसका राइट आंसर है क्या है, संसद को विधि बनाने हेतु उपबंधित करता है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है जो ऊर्जा की मांग और आपूर्ति की प्रवृत्तियों पर महत्वपूर्ण विश्लेषण और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसे किस संगठन के अंतर्गत स्थापित किया गया है। तो इसकी स्थापना 1973 से 74 के आसपास की गई थी, ठीक है। और इसकी स्थापना जब 1973 या 74 के आसपास यहाँ पे तेल संकट उत्पन्न होता है, ठीक है, तो उसी के साथ साथ यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना की जाती है। तो इसमें आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 61 का क्या सी। उसके बाद संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। मंत्री उपराज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों कथन हमारे गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे सारे काम किए जाते हैं। और उसके बाद मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करती है। अभी हाल ही में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड थी कि दिल्ली की जो सरकार है उसे क्या कहा गया था, राष्ट्रपति या राज्यपाल की सरकार, ठीक है। तो ऐसा करके एक एक्ट लाया गया था जिससे काफ़ी ज़्यादा विवादित क्षेत्र हो गया था दिल्ली, ठीक है, वो एक्ट। तो इस प्रकार आपको इसी करंट अफेयर से भी लिंक करके देखते जाना है, ठीक है, कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे कह रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा, बल्कि ये कथन क्या है गलत। तो इस प्रकार से आपको इसको करंट से रिलेट करके भी एक बार देखते चलना है। उसके बाद देखते हैं 63, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में किसी भी आधार का उल्लेख नहीं किया जाता। आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है, कौन सा गलत। तो 63 का राइट आंसर है केवल 3। इसमें कथन 3 जिसमें कि वर्णित है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में किसी भी आधार का उल्लेख नहीं किया गया, ये हमारा क्या है सही है।
क्योंकि उपराष्ट्रपति के हटाने के लिए जो औपचारिक महाभियोग की प्रक्रिया है उसकी आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, और इसके लिए कोई विशेष बहुमत पारित करने की भी आवश्यकता नहीं होती। तो एक तो हमारे क्या है यहाँ पे गलत है, तो ऑलरेडी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। भारत में मतदान पत्र, बैलेट पेपर या ईवीएम पर उपयुक्त में से कोई नहीं या नोटा संदर्भित करता है। तो यह क्या संदर्भित करता है, ये गुप्त रूप से किसी भी उम्मीदवार को मत न देने का अधिकार, अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 64 का बी। इसके बाद देखते हैं विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारत का संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति को विधान परिषद के लिए निर्वाचित होने हेतु संबंधित राज्य में किसी विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। परिषद के लिए 14 दिनों के भीतर धन विधेयक को वापस लौटाना आवश्यक है। विधान परिषद का सदस्य मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं बन सकता। 65 आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है और कौन सा कथन आपका क्या है, गलत। तो देखिए यहाँ पे परिषद के लिए 14 दिनों के भीतर धन विधेयक को वापस लौटाना आवश्यक है, ठीक है। तो कथन 2 हमारा क्या है यहाँ पे सही है। इसका जो राइट आंसर होगा 65 का वो है बी, कथन 2, क्योंकि कथन 1 में संविधान में वर्णित नहीं किया गया बल्कि लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में इसका वर्णन किया गया है कि विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। इसका वर्णन संविधान में नहीं बल्कि लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में इसका किया गया है। तो कथन 1 इसलिए गलत है। आगे देखते हैं 66 निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में संसद सदस्यों को दल परिवर्तन के आधार पर निहर घोषित नहीं किया जाएगा। आपको बताना है इनमें से कौन सी परिस्थिति है, ठीक है। तो इसमें देखिए यदि सदन का सदस्य यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग देता है जिस दल से वह निर्वाचित हुआ था, यदि कोई सदस्य पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मतदान से विरत रहता है और इस तरह के कृत्य को उसके दल द्वारा माफ नहीं किया जाता, यदि कोई निर्दलीय सदस्य निर्वाचित होने के पश्चात किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है, यदि सदन का कोई नाम निर्देशित सदस्य अपने सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के 3 माह के भीतर किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है। आपको क्या बताना है कि किस परिस्थिति में किसी भी सदस्य को निहर घोषित नहीं किया जाएगा। तो यदि सदन का कोई नाम निर्देशित सदस्य अपने सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के 3 माह के भीतर, यहाँ पे देखिए 3 माह दे रखा है लेकिन एक्चुअल में जो इसकी लिमिट है वो 6 माह की, ठीक है, 6 माह। 66 में 6 माह की लिमिट है और यहाँ पे 3 माह की बात की गई है। तो किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है तो उसको निहर नहीं माना जाएगा, अर्थात उसे अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है क्या, डी। उसके बाद देखते हैं यह वन्यजीव अभयारण्य भारत में असम के डिब्रूगढ़ जिले से उपस्थित हाथी आरक्षित क्षेत्र का एक भाग है। यह असम घाटी के उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने इस आरक्षित क्षेत्र में कोयला खनन की अनुमति प्रदान की है। उपयुक्त परिच्छेद में से निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभयारण्य का वर्णन किया गया है। तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य जो कि हाथी के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये डिब्रूगढ़ असम जो कि अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ एरिया है, वहाँ पे ये डिब्रूगढ़ में ये वन्यजीव अभयारण्य यहाँ पे स्थापित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 67 का वो हो जाएगा क्या, बी। उसके बाद देखते हैं आगे 68 हाल ही में सुर्खी में रही शेकटकर समिति किससे संबंधित है। आपको बताना है शेकटकर समिति का संबंध किससे रहा है। तो इसका संबंध रहा है किससे, सशस्त्र बलों से संबंधित सुधार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी। उसके बाद देखते हैं 69 विधान परिषद वाले राज्य विधानमंडल में किसी साधारण विधेयक को पारित करने की विधायी प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। संविधान असहमति के मामले में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। यदि मतदान द्वारा विधेयक पारित करके उसे राज्यपाल की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को इसके संदर्भ में विशेषित वीटो प्राप्त होता है। तो 69 का आपको आंसर बताना है। तो इसमें देखिए संयुक्त बैठक का प्रावधान बिल्कुल गलत है और वैकल्पिक वीटो वाली शक्ति होती है, ठीक है, वैकल्पिक वीटो वाली
विशेषिक वीटो प्राप्त है। यहाँ पे देखिए, कहने का मतलब ये है कि राज्यपाल को इसके संदर्भ में जो विशेषित वीटो की शक्ति, यहाँ पे कहा गया है कि विशेषित वीटो की शक्ति उसे प्राप्त होती है, तो यहाँ पे विशेषित नहीं बल्कि वैकल्पिक वीटो की शक्ति प्राप्त होती है कि वह किसी भी विधेयक को अपने पास रख सकता है या राष्ट्रपति के पास प्रेषित करने के लिए उसे सुरक्षित रख सकता है। ये प्रावधान होता है जो कि वैकल्पिक वीटो शक्ति कहलाती है, ना कि विशेषिक। तो ये दोनों कथन क्या है जाएंगे हमारे गलत। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा डी। राज्यसभा के सदस्यों के नाम निर्देशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। तो राज्यसभा में सदस्यों का नाम निर्देशन सदन द्वारा प्रस्तुत सदस्यों की सूची में से सभापति द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के लिए नाम निर्देशन का औचित्य प्रतिष्ठित और अनुभवी व्यक्तियों को निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लिए बिना स्थान प्रदान करना, यह प्रावधान दक्षिणी अफ्रीका संविधान से ग्रहण किया गया है। आपको बताना है, कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन यहाँ पे क्या है, गलत है। तो सही कथन की अगर बात करें तो राज्यसभा के लिए नाम निर्देशन का औचित्य प्रतिष्ठित और अनुभवी व्यक्तियों को निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लिए बिना स्थान प्रदान करना है। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 70 का बी। दूसरी बात कर लेते हैं कि राज्यसभा में सदस्यों का नाम निर्देशन सदन द्वारा प्रस्तुत सदस्यों की सूची में से सभापति, यहाँ पे सभापति नहीं बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद यह प्रावधान दक्षिण अफ्रीकी संविधान से नहीं बल्कि आयरिश संविधान के द्वारा ये लिया गया है। आगे देखते हैं 71। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। उसे संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्ह होना चाहिए। संविधान संसद को राष्ट्रपति की उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों को निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करता है। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि उसे किसी भी सदन नहीं बल्कि उसे लोकसभा के सदस्य के निर्वाचन होने की अर्ह होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि कौन सा कथन सही है, तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा क्या है, बी। ठीक है, कथन पहला अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे गलत, क्योंकि उसे लोकसभा, यहाँ पे लोकसभा होना चाहिए, किसी भी सदन की जगह क्या होना चाहिए, लोकसभा। उसके बाद देखते हैं संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 8वीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भी भाषा का प्रयोग संसद में कार्य संचालन के लिए किया जा सकता है। कोई भी सदस्य अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित कर सकता है। आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है, कौन सा कथन क्या है, गलत। तो यहाँ पे कथन 2 सही है, बल्कि कथन 1 में सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही आप संसद में कार्य कर सकते हैं। संसद का जो संचालन है वो हिंदी और अंग्रेजी में ही किया जा सकता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 72 का राइट आंसर है क्या है, ए, वो बी, केवल 2 यहाँ पे सही है। कोई भी सदस्य अपने आप को संबोधित कर सकता है अपनी मातृभाषा में, ये छूट होती है और उसका अनुवाद की व्यवस्था वहां पर होती है। ठीक है, सदन में। 73 देखते हैं, स्वतंत्रता के उपरांत भारत में निम्नलिखित में से समाज के किस या किन वर्गों को लोकसभा में सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे देखिए महिलाओं को, ठीक है, यहाँ पे महिलाओं को या अनुसूचित जातियों को या अन्य पिछड़ा वर्गों को या धार्मिक अल्पसंख्यकों को, आपको बताना इनमें से किसे किसे लोकसभा में सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे केवल एक अर्थात अनुसूचित जातियों को ही प्रदान किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्गों और महिलाओं को और धार्मिक अल्पसंख्यकों को इनके प्रावधान बाद में किए गए। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या है, केवल एक अर्थात सी। उसके बाद देखते हैं 74, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीटीबीटी किसी भी परमाणु हथियार के परीक्षण संबंधी विस्फोट या किसी अन्य परमाणु विस्फोट को प्रतिबंधित करती है। यह संधि परमाणु परीक्षण के कारण होने वाली मानवीय क्षति या पर्यावरणीय क्षति को रोकने में भी सहायता करती है। भारत सीटीबीटी का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। आपको बताना है कौन से कथन यहाँ पे सही है, कौन से गलत। तो यहाँ पे देखिए कथन 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, डी। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह संसद के दोनों सदनों की बैठकें स्थगित करता है।
वह लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को नाम निर्देशित करता है। देखिए कथन 2 जो है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय, इसका प्रावधान पहले था, लेकिन अब 25 जनवरी 2020 से यह प्रावधान खत्म हो चुका है और इसे आगे नहीं बढ़ाया गया। तो और दूसरी बात कर लेते हैं, वह संसद के दोनों सदनों की बैठकें स्थगित कर सकता है। तो देखिए संसद की बैठकों को स्थगन करने का अधिकार या तो सभापति या तो अध्यक्ष के पास होता है। तो यहाँ पे 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ना तो 1 सही है ना तो 2। उसके बाद देखते हैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा निम्नलिखित में से किससे संबंधित प्रावधान। देखिए लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 से 2-3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो आपको ये चीज यहाँ पे अब क्या होनी चाहिए, रट जानी चाहिए। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किससे संबंधित प्रावधान नहीं किया गया। संसद सदस्यों की योग्यता, मतदाताओं की योग्यता और राजनीतिक दलों का पंजीकरण और निर्वाचन संबंधी अपराध। तो आपको बताना है कौन से कथन यहाँ पे सही है या कौन सा प्रावधान यहाँ पे नहीं किया गया। तो 76 में जो मतदाताओं की योग्यता का प्रावधान है, मतदाताओं की योग्यता का प्रावधान, यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत किया गया है। मतदाताओं की योग्यता, ठीक है, ना कि 51। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्या, 76 का बी। आगे देखते हैं अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्र न्यायाधीश के पास मृत्युदंड देने की शक्ति है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उन आपराधिक मामलों की सुनवाई कर सकता है जिसमें 7 वर्ष तक का कारावास का दंड दिया जा सकता है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है, केवल 1, केवल 2, 1, 2 दोनों या 1, 2 दोनों में से कोई नहीं। तो 1 और 2 यहाँ पे दोनों कथन सही है। इसके बाद देखते हैं जब सदन का निर्वाचित सदस्य शपथ ग्रहण नहीं करता तो क्या होता है। तो वह सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। वह संसदीय विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के लिए पात्र होता है। आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो 78 में ना तो कथन 1 सही है ना तो कथन 2, क्योंकि जब सदन का निर्वाचित सदस्य शपथ ग्रहण नहीं करता है वो सदन का सदस्य ही नहीं कहलाएगा। तो कार्रवाई में भाग लेना या उसके विशेषाधिकार के लिए पात्र होना, ऐसा कोई भी उपबंध यहाँ पे वर्णित नहीं होगा या उसके लिए वह योग्य नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं 79, राज्यों के मध्य सीमा अवरोध को हटाने के उद्देश्य से अनुच्छेद 301 के तहत भारत का संविधान यह प्रावधान करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता होगी, लेकिन कुछ अपवादों के साथ। उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद लोक हित में राज्यों के मध्य व्यापार, वाणिज्य या समागम की स्वतंत्रता पर निर्बंधन अधिरोपित कर सकती है। संसद भारत के किसी विभाग में माल की कमी के मामले में एक राज्य को दूसरे राज्य पर वरीयता दे सकती है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। 1 सही है, 2 सही है, दोनों सही है, दोनों गलत हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर है 1 और 2, यहाँ पे दोनों सही हैं, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। सागर मिशन, भारतीय नौसैनिक विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने हेतु, ऑपरेशन समुद्र सेतु, हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को चिकित्सीय सहायता हेतु, ऑपरेशन वार्प स्पीड, कोविड-19 के लिए वैक्सीन के विकास में तेजी। देखिए ये तीनों मिशन है ना, ये इसको जरूर आप एक बार याद रखिएगा क्योंकि ऐसे ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ये करंट से भी रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, सी। केवल 3 यहाँ पे क्या है अपना सही ढंग से सुमेलित है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना 80 का सी, अर्थात ऑपरेशन वार कोविड-19 के लिए वैक्सीन के विकास में तेजी के लिए ये उपबंधित किया गया है। अगर बात कर लेते हैं उसकी सागर मिशन, ये हिंद महासागर क्षेत्र में भारत द्वारा प्रदान की जा रही सहायता है। कोविड-19 महामारी से निपटने में सहयोग हेतु उनके अनुरोधों के प्रत्युत्तर में भारत सरकार ने मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशल्स में भारतीय नौसैनिक जहाज भेजे थे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं समुद्र सेतु। तो विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने हेतु किए जा रहे राष्ट्रीय प्रयासों के एक भाग के रूप में ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीय नौसेना ने अर्थात सी बीच शुरू किया था, जिसे भारतीय नौसेना के जहाज INS जलाश्रय और INS मगर, ठीक है, वर्तमान में मालदीव गणराज्य के माले बंदरगाह पर पहुंच गए हैं और वापस लाने वाले कर्मचारियों को समुद्र यात्रा के दौरान बुनियादी सुविधाएं और चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करने की मांग है।
यहाँ पे देखिए समुद्र सेतु ये किसके लिए है? भारतीय नौसेना, विदेशी नागरिकों। और सागर मिशन किसके लिए है? हिंद महासागर क्षेत्र के क्षेत्रों को चिकित्सीय सहायता के लिए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संविधान के तहत 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में पंचायती राज की द्विस्तरीय प्रणाली के विकल्प को उपबंध किया गया है। आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है, कौन सा गलत। तो यहाँ पे कथन 1 और कथन 2, यहाँ पे दोनों कथन हमारे क्या है, यहाँ पे सही है। 81 का सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं आंचलिक परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सांविधिक निकाय है। केंद्रीय गृह मंत्री प्रत्येक आंचलिक परिषद का अध्यक्ष होता है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत। इसमें से दोनों कथन हमारे क्या है, सही हैं। आगे देखते हैं 83, सदन के नेता के पद का उपबंध निम्नलिखित में से किसके तहत किया जाता है? संसदीय विधि, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियम, भारत का संविधान या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है क्या? बी, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमन। 84, यह समिति संबंधित मंत्रालयों विभागों की अनुदान मांग पर विचार करती है। यह कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करती है और बजट पर बहस में सहायता करती है। समिति के सदस्य दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों या अध्यक्षों द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाते हैं। आपको बताना है वह कौन सी समिति है। ठीक है, तो यह विभागों से संबंधित स्थायी समिति कि यहाँ पे परिभाषित, यहाँ पे जो ऊपर परिभाषित किया गया है वो किसकी परिभाषा है? विभागों से संबंधी स्थायी समिति की परिभाषा है। तो इसका 84 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी। संघ राज्य वित्तीय संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के स्वामित्व वाले निगमों तथा कंपनियों की संपत्ति या आय पर संघ द्वारा कर अधिरोपित नहीं किया जा सकता। राज्य के भीतर संघ की संपूर्ण संपत्ति राज्य कराधान के अधीन होती है। आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पे क्या है अपना सही और कौन सा कथन गलत है। तो कथन 1 और कथन 2 यहाँ पे दोनों हमारे गलत हैं, क्योंकि एक राज्य के भीतर स्थानीय प्राधिकारियों की संपत्ति और आय को केंद्रित कराधान से मुक्त नहीं किया गया है। इस प्रकार किसी राज्य के स्वामित्व वाले निगमों और कंपनियों की संपत्ति या आय पर संघ द्वारा कर अधिरोपित किया जा सकता है। इसलिए हमारा कथन 1 क्या है, हमारा गलत है। उसके बाद बात करते हैं किसकी, कथन 2 की। तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है, राज्य के भीतर संघ की संपूर्ण संपत्ति राज्य कराधान के अधीन होती है। तो देखिए संपत्ति को स्वतंत्र या वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, जिसमें कि संघ की संपत्ति को किसी राज्य या राज्य के भीतर किसी भी प्राधिकरण जैसे कि नगर पालिका, जिला बोर्ड, पंचायत या अन्य द्वारा अधिरोपित सभी करों में छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है, किंतु संसद को इस प्रतिबंध को समाप्त करने का अधिकार है। ठीक है, तो ऐसे कुछ उपबंध किए गए हैं जिसके कारण 85 में कथन 2 भी हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे गलत हो जाता है। यहाँ पे संपूर्ण जो संपत्ति है वो राज्य की नहीं बल्कि संघ के अंतर्गत भी आती है, वो भी कोई नियम विधि वगैरह बना सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना तो 2। उसके बाद देखते हैं 86, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधान परिषद सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या पर निर्भर करती है। वर्तमान में 7 राज्यों ने विधान परिषदों का गठन किया है। विधान परिषद के 1/3 सदस्य राज्य के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। आपको बताना है कौन से कथन यहाँ पे सही है। तो 86 में देखिए कथन 1, विधान परिषद सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या पर निर्भर करती है। ये बिल्कुल सही कथन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक उपबंध ये भी किया गया है कि इनकी संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए और मिनिमम 40। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, केवल 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मतदान की आयु सीमा में कमी करने या वृद्धि करने के लिए अधिकतम अधिनियम, मतदान की आयु सीमा कमी करने या वृद्धि करने के लिए अधिनियम को पारित किया जाना चाहिए। संसद के साधारण बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा या विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति या भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो देखिए इसमें विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति के द्वारा ही इसको किया जा सकता है, क्योंकि यह संघ से मतलब संघीय व्यवस्था से यह संबंधित विषय है। तो इसमें आधे से अधिक राज्यों की विशेष अनुमति आवश्यक है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा सी।
ये महाराष्ट्र तथा गुजरात के कुछ भागों में पाए जाने वाले विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों में से एक हैं। इन्हें खैर की लकड़ी से कत्था का गाढ़ा आर्क बनाने के लिए अपने प्राचीन व्यवसाय के लिए जाना जाता है। हाल ही में इस जनजाति के लोग औषधि कंपनियों द्वारा उपयोग की जाने वाली गौण वन उपज गिलोय के विपणन में एक सफल उद्यम की स्थापना से संबंध होने के कारण चर्चा में रहे हैं। उपयुक्त गद्यांश द्वारा निम्नलिखित में से किस जनजाति का वर्णन किया जा रहा है? तो यहाँ पे जिस जनजाति का वर्णन किया जा रहा है उसका नाम है कातकारी। इसके बारे में 88 का राइट आंसर हो जाएगा क्या है? कातकारी। जनजाति समूहों को प्रायः आदिम लक्षणों, विशिष्ट संस्कृति या भौगोलिक विलगाव, बृहत्तर समुदाय से संपर्क में संकोच तथा पिछड़ेपन जैसे कुछ विशिष्ट संकेतों के रूप में पहचाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे गृह मंत्रालय के वर्गीकरण के अनुसार कातकारी 75 विशिष्ट रूप से निर्बल जनजाति समूहों में से एक है। यह एक आदिम जनजाति है जो महाराष्ट्र के पुणे, राजगढ़ और ठाणे जिलों तथा गुजरात के कुछ भागों में पाई जाती है। खैर की लकड़ी से कत्थे का गाढ़ा आर्क बनाने के अपने प्राचीन व्यवसाय के कारण कातकारियों को कथौड़ी के नाम से भी क्या होता है? जाना जाता है। तो कातकारी यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कारण द्विसदनीय विधायिका को महत्वपूर्ण बनाते हैं? यह समाज के विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। यह देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। यह एक पुनरावलोकन निकाय के रूप में कार्य करती है तथा शक्ति के संभावित दुरुपयोग को प्रतिबंधित करती है। आपको बताना है कौन से कथन यहाँ पे सही है। तो आपको बताना है कि केवल 2, 3 या केवल 1, 2, केवल 1 और 3, 1 या 2, 3 तीनों सही। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो 1, 2 और 3 तीनों सही है। उसके बाद देखते हैं, संविधान के भाग 9 के तहत निम्नलिखित में से कौन से स्वैच्छिक उपबंध शामिल हैं? सांसदों और विधायकों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली पंचायतों में प्रतिनिधित्व प्रदान करना, ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर, जिला स्तर पर पंचायतों की सीटों पर प्रत्यक्ष निर्वाचन और पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण का उपबंध करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है क्या? सी। केवल 1 और 3 यहाँ पे सही आंसर है, लेकिन ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर पंचायतों की सीटों पर प्रत्यक्ष निर्वाचन ये क्या है? अपना गलत है। आगे देखते हैं, किसी राज्य की विधानसभा के विघटित होने पर निम्नलिखित में से कौन से विधेयक व्यपगत नहीं होते? ठीक है, 91 को आपको बताना है कि कौन से विधेयक व्यपगत नहीं होते। ऐसे विधेयक जो विधान परिषद में लंबित हैं किंतु विधानसभा द्वारा इन्हें पारित नहीं किया गया। ऐसा विधेयक जो विधानसभा में लंबित है, चाहे वह मूल रूप से विधानसभा में पूर्व स्थापित किया गया हो या विधान परिषद द्वारा उसे प्रेषित किया गया हो। ऐसे विधेयक जिसे विधायिका द्वारा पारित किया गया है किंतु राज्यपाल या राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु लंबित है। तो 91 का राइट आंसर है हमारा क्या है? केवल 1 और 3 यहाँ पे क्या है? हमारे सही उत्तर हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है? विधेयक व्यपगत नहीं होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है केवल 1 और केवल 3। उसके बाद देखते हैं, राज्यसभा के उपसभाध्यक्षों की तालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति सदन सदस्यों के मध्य से उपसभापतियों की एक तालिका को नाम निर्दिष्ट करता है। सभापति या उपसभापति का पद रिक्त होने पर उपसभाध्यक्षों के पैनल का सदस्य सदन की अध्यक्षता करता है। आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो 92 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो है क्या? 1, केवल 1 सही है। कथन 2 यहाँ पे क्या है? गलत। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को आरक्षित करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि राष्ट्रपति विधेयक को राज्य विधायिका के पुनर्विचार हेतु वापस करता है तो उसे 6 माह के भीतर इस पर विचार करना होगा। राज्य विधायिका यदि विधेयक को संशोधन के साथ बिना संशोधन के पुनः पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो वह विधेयक को स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य होता है। राज्यपाल द्वारा उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करना अनिवार्य है जो राज्य के उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालना या डालता हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 93 का क्या? बी। अर्थात कि यहाँ पे केवल 1 और 3 यहाँ पे क्या है? सही आंसर है हमारे। और दूसरा यहाँ पे दूसरा जो कथन है ये हमारा क्या है? गलत। राइट आंसर 93 का क्या है? बी। उसके बाद देखते हैं, संविधान के तहत पंचायतों के विघटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में पंचायतों के विघटन के आधार को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।
किसी पंचायत को अवधि की समाप्ति के पूर्व उस पंचायत के विघटन पर आधारित की गई नई पंचायत या उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए ही कार्यरत होती है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पे क्या है हमारे सही है। उसके बाद देखते हैं संविधान में राज्यपाल के रूप में किस व्यक्ति की नियुक्ति हेतु निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता निर्धारित की गई है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, वह उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो 95 इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 और 3, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे सही। ठीक है, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 95 का बी। किसी राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। वह ऐसे उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का पात्र होता है जो राज्य विधान मंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। संविधान में ऐसा कोई आधार नहीं है जिसके तहत किसी राज्यपाल को उसके पद से पदच्युत किया जा सके। तो 96 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है केवल 3, अर्थात सी, केवल 3 यहाँ पे राइट आंसर है। बाकी यहाँ पे क्या हो जाएंगे अपने को बताना है सही कथन, तो केवल 3 यहाँ पे 96 का राइट आंसर हो जाएगा क्या है, केवल 3। निम्नलिखित में से किस समिति ने जिला स्तर पर जिला परिषद के साथ उसके नीचे गांवों के समूह वाली मंडल पंचायत के साथ 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की है। तो इसमें देखिए अशोक मेहता समिति के द्वारा इसकी सिफारिश की जाती है 2 स्तरीय पंचायती राज की। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और इसके अधीन क्षेत्र मद्रास उच्च न्यायालय, लक्षद्वीप द्वीप समूह केरल उच्च न्यायालय, दादर नागर हवेली दमन एवं दीप गुजरात उच्च न्यायालय। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है या सही सुमेलित है। तो इसमें केवल 2 अर्थात लक्षद्वीप समूह केरल उच्च न्यायालय, ये हमारा क्या है यहाँ पे सही सुमेलित है, केवल 2। भारत के उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से में आरंभिक क्षेत्र अधिकारों के प्रमुख सिविल न्यायालयों के, हालांकि कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में उच्च न्यायालय नहीं है, वे निम्नलिखित उच्च न्यायालयों के दायरे में आते हैं। जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यह कलकत्ता उच्च न्यायालय की विशेष क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आता है। और लक्षद्वीप द्वीप समूह केरल उच्च न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत, दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीप बम्बई उच्च न्यायालय, ठीक है। और उसके बाद साथ ही गोवा भी बम्बई उच्च न्यायालय के अंतर्गत ही आता है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 98 का बी। यहाँ पे केवल 2 लक्षद्वीप समूह केरल उच्च न्यायालय, ये बस सही है, बाकी सारे कथन हमारे गलत है। और हमने यहाँ आपको बता भी दिया है कि कौन सा क्षेत्र किस हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समिति का गठन सर्वप्रथम 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर किया गया। इसके सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं। आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है और कौन सा गलत। तो इसका केवल 2 इसके सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं, ये हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। और इस समिति का गठन 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया था, इसलिए कथन हमारा 1 क्या हो जाएगा सही नहीं हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 100, राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है और उसकी सेवा शर्तों को निर्धारित करता है। वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करता है और उन्हें पदच्युत करता है। आपको बताना है इसमें से कौन से कथन सही है। दोनों कथन सही है, दोनों गलत है, या एक सही है या दूसरा सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है केवल 1। वह राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है और उसकी सेवा शर्तों को निर्धारित करता है। ये हमारा क्या है राइट आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी